सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एपिसोड नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम एक आरसी देखेंगे, एक क्लोज टेस्ट के बारे में और एक पैरा जंबल हम देखने वाले हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो करते हैं। आज हमारा आरसी का पैसेज नंबर 9 है। पहले हम 8 पैसेज कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पैसेज की सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्किमिंग करेंगे। अच्छा, पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं क्वेश्चंस के पहले, वो भी ज़रूरी है, तो पहले उन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द लिव्ड रियलिटी। लिव्ड रियलिटी क्या है? अब एक हमारा कीवर्ड ये हो गया। ठीक है, दूसरा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वुमेन। देखो, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स एज ऑफ 2024। ये तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि डाटा है, ये दिख जाता है पैसेज पे, है ना। चलो, विच लीगल मैंडेट रिक्वायर्स अ वुमेन डायरेक्टर ऑन कंपनी बोर्ड्स। ठीक है, अब ये कौन सा नियम था, कौन सा अधिनियम था जिसने कहा कि भैया वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ये भी देख लो। तो व्हाट रिमेन्स अ लिमिटेशन डिस्पाइट पॉलिसी मैंडेट्स। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। ये तो व्हाट डज ऑथर सजेस्ट इज नेसेसरी फॉर रियल प्रोग्रेस। अब रियल प्रोग्रेस के लिए क्या ज़रूरी है, तो ये भी आपको देखना है। हमने कीवर्ड्स कर लिए, अब हम करते हैं अपना पैसेज, जो भी हमारा पैसेज है उसकी करते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है सर? ऊपर ऊपर से पढ़ना। हम पूरा पैसेज डीप में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता ही नहीं है ना, कि हम पूरा पैसेज पढ़ के आराम से बैठे, है ना। चलो, तो वंस अगेन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे अप्रोचेस। अच्छा बताओ, किसी को पता है इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मैनी कंपनीज विल शोकेस देयर इफर्ट्स टूवर्ड्स इंक्लूजन। मतलब जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नज़दीक आ रहा है, मैनी कंपनीज विल शोकेस मतलब बहुत सारी कंपनियां प्रदर्शन करेंगी देयर इफर्ट्स, अपने प्रयासों का, टूवर्ड्स इंक्लूजन मतलब समावेशिता की दिशा में अपने जो प्रयास हैं उनका प्रदर्शन करने वाली है। एट द लिव्ड रियलिटी ऑफ वुमेन इन और ट्राइंग टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्कफोर्स रिमेन्स स्टार्क। अब इसका क्या मतलब होगा? फिर भी जो मतलब आपकी लिव्ड रियलिटी मतलब वास्तविक सिचुएशन, वास्तविक स्थिति क्या है? बहुत ही खराब है। स्टार्क मतलब क्या होती? कड़वी, या मतलब थोड़ा खराब, बेकार चीज़ है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो बहुत ही खराब है। किस लिए खराब है? वुमेन, जो ऐसी महिलाएं जो प्रयास कर रही हैं टू एंटर द कॉर्पोरेट वर्कफोर्स, मतलब जो कहाँ कॉरपोरेट कार्यबल में शामिल होने या प्रवेश करने का कोशिश कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति है, कड़वी स्थिति। अभी भी वास्तविक स्थिति जो है अभी भी बहुत कड़वी है। द रोल बैक ऑफ डाइवर्सिटी। रोल बैक क्या होता है सर? रोल बैक मतलब नीतियों को वापस लेना हो गया। ठीक है, चलो। तो द रोल बैक ऑफ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इनको ध्यान रखिएगा, DEI। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। पॉलिसीज इन सम कंट्रीज, जैसे कुछ देशों में जो नीतियां हैं, है ना, कुछ देशों में नीचे एग्जाम्पल जैसे अमेरिका का हो गया, अंडर स्कोर्स ग्लोबल चैलेंजेस। अब इसका क्या मतलब हुआ पूरा? तो कुछ देशों की जो नीतियां हैं, रोल बैक ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता, इक्विटी, समानता, इंक्लूजन मतलब समावेशिता, समावेशन, इन सब नीतियों को, इन सब जो नीतियां हैं इनको वापस लेना, रोल बैक ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, और रोल बैक मतलब वापस लेना। वैश्विक मतलब क्या करता है? अंडर स्कोर्स ग्लोबल चैलेंजेस मतलब वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनको रेखांकित करता है। ठीक है, चलो। इन इंडिया वुमेन हैव हिस्टोरिकली बीन मार्जिनाइज्ड फ्रॉम वर्क फोर्स। इसका क्या होगा सर? तो जो भारत में महिलाओं को, तो भारत में वुमेन हैव हिस्टोरिकली बीन मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या हो गया सर? मार्जिनल मतलब एक हाशिए पर रखा गया है। ठीक है, मतलब एक इनको बिल्कुल कम है इनकी जनसंख्या। तो फ्रॉम द वर्क फोर्स मतलब वर्क फोर्स की तुलना में, अगर ठीक है, वैसे जनसंख्या कम नहीं, अगर वर्क फोर्स में देखा जाए तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, मतलब बिल्कुल हाशिए पर है। तो भारत में महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से, मतलब हिस्ट्री से चला आ रहा है ऐसा, बीन मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम वर्क फोर्स मतलब कार्यबल से हाशियों पर रखा गया, मतलब काम के अगर देखा जाए तो वहाँ पर इनको कम मौके मिलते हैं। दे मेक अप अबाउट 35.9% ऑफ द वर्कर पॉपुलेशन, मतलब देखो फिर भी इनका जो आबादी है लगभग 35.9% हिस्सा है। बट लेकिन देयर रिप्रेजेंटेशन, बट इनका जो प्रतिनिधित्व है इन लीडरशिप मतलब नेतृत्व में जो इनका प्रतिनिधित्व है, रिमेन्स लो, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स वुमेन ऑक्यूपाई ओनली 12.7% ऑफ पोजीशंस एज ऑफ 2024। अब देखो 2024 के अकॉर्डिंग, अगर हम 2024 का डाटा देखें तो इन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट, वरिष्ठ और मध्यम
प्रबंधन, मैनेजमेंट प्रबंधन, रोल्स मतलब भूमिका हो गई, तो वुमेन ऑक्युपाई जो महिलाएं हैं केवल वो की ऑक्युपाई मतलब स्थान घेरती हैं या रहती हैं, तो ऑक्युपाई ओनली 12.7% पोजीशन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स में वुमेन केवल 12.7% स्थान ही घेरती हैं 2024 के अकॉर्डिंग। चलो, तो लीगल मेजर्स हैव अटेम्प्टेड टू एड्रेस दिस, अब इसमें क्या हो गया, कानूनी उपायों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ प्रयास किया है। द कंपनीज एक्ट, ठीक है, पहला जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 mandated that certain public companies must have at least one woman director on their board। इसने क्या कहा, जो ये कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके अनुसार कुछ सार्वजनिक कंपनियां, सर्टेन पब्लिक कंपनीज मस्ट हैव एट लीस्ट वन वुमेन, मतलब कुछ जो सार्वजनिक कंपनियां हैं कि बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक का होना, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, तो एक महिला निदेशक का होना अनिवार्य है। कहाँ, ऑन देयर बोर्ड, उनके जो बोर्ड है उनमें, ठीक है। In 2015, सेबी रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स इन द टॉप लिस्टेड फर्म्स। अब सेबी ने क्या कहा, 2015 में सेबी ने शीर्ष सूचीबद्ध फर्मों में, मतलब देखो, सेबी रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स इन द टॉप लिस्टेड फर्म, मतलब शीर्ष सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, उनमें क्या बताया कि भैया एक महिला निदेशक, एक कम से कम एक महिला निदेशक, वो भी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र महिला निदेशकों की अनिवार्यता लागू कर दी है, ठीक है। These mandates have contributed to an increase in women directors in India's listed companies। लेकिन अब जब ये प्रयास हुए तो इन अधिदेशों ने भारत की जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, मतलब जो क्या हो गया, लिस्टेड कंपनियां हैं, तो उनमें महिला निदेशकों की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया है ना। तो इंक्रीज इन वुमेन डायरेक्टर्स इन इंडियाज लिस्टेड कंपनीज, भारत की जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनमें महिला निदेशकों की संख्या में वृद्धि में योगदान दिया। फ्रॉम अराउंड 5% इन 2011 में जो 5% था, इज अबाउट 18% इन 2023, मतलब 2023 तक वो 18% हो गया, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। तो हाउ यूर, हालांकि पॉलिसी मैंडेट्स एलोन डोंट गारंटी जेन्युइन चेंज, मतलब पॉलिसी जो आपकी नीतियां हैं वो वास्तविक बदलाव की गारंटी नहीं देती, अकेले वास्तविक बदलाव की गारंटी नहीं दे सकते। टोकन अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो हो गया सिर्फ नाम मात्र की जो नियुक्तियां हैं, लैक ऑफ रियल पावर, वास्तविक शक्ति का अभाव, एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स दैट रजिस्ट डाइवर्सिटी कंटिन्यू टू लिमिट वुमेन्स इन्फ्लुएंस, मतलब वास्तविक शक्ति का जो अभाव है और विविधता को रोकने वाली संगठनात्मक शक्तियाँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स दैट रजिस्ट डाइवर्सिटी, मतलब जो विविधता को रोकती हैं, संगठनात्मक शक्तियाँ हैं, संस्कृतियाँ, महिलाओं के कंटिन्यू टू लिमिट वुमेन्स इन्फ्लुएंस, मतलब महिलाओं के प्रभाव को कम करती रहती हैं, है ना। चलो, फॉर रियल प्रोग्रेस DEI, अब मैंने बताया था डाइवर्सिटी हो गई, इक्वालिटी हो गई, इंक्लूजन हो गया, है ना। तो मस्ट गो बियॉन्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स मतलब दिखावा करना। मैं भी इनकी वोकैब लिखा दूंगा, आपको पता ही होगा कि वोकैब हम बाद में लिखने वाले हैं। चलो, तो DEI को दिखावे से आगे बढ़ना होगा, मतलब रियल प्रोग्रेस के लिए। इट मस्ट इम्बेड अकाउंटेबिलिटी, कल्चर चेंज एंड मेरिट बेस्ड इंक्लूजन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जवाबदेही, सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, एंड मेरिट बेस्ड इंक्लूजन मतलब योग्यता आधारित समावेशन को समाहित करना होगा, ठीक है। इम्बेड मतलब समाहित करना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके पहले हम वोकैब अच्छे से कवर कर लेते हैं, पहले जो भी है, तो जो इंपॉर्टेंट वोकैब है उनको लिख लो तुम लोग फटाक से, ठीक है। लिव्ड मैंने बताया था वास्तविक या जो रियल सिचुएशन होती है, ठीक है, तो वास्तविक या रियल सिचुएशन को आप कहते हो लिव्ड। अब स्टार्क क्या होता है, स्टार्क मतलब यार तुम लोग देखो पैसेज में कड़वी या कठोर याद कर लो, पैसेज का जो अर्थ है ना। अब इसके मैं सिनोनिम्स भी आपको लिखा देता हूँ एक दो, है ना। तो इस सिनोनिम्स आपको लिख लो, टफ लिख लो, बस इतना आसान था, टफ लिख लो, और क्या स्टिफ लिख लो, है ना, स्टिफ लिख लो, इसके सिनोनिम्स हैं। और स्पार्टन भी लिख लो, ठीक है, स्पार्टन भी इसको सिनोनिम्स लिख लो, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो स्पार्टन हो गया। अब ऑक्युपाई क्या होता है, ऑक्युपाई मतलब जगह घेरना, ठीक है, जगह घेरना, ऑक्युपाई करना, जगह घेरना, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऑक्युपाई आगे याद रखिएगा। और इसका मतलब इसका सिनोनिम्स टेकन अप लिख लो, ठीक है, अगर लिखना ये तो टेकन अप लिख लो। अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट मतलब एक कोशिश करना या प्रयास करना, ठीक है, तो अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना हो गया, एक कोशिश करना हो गया, ठीक है। अटेम्प्ट आप इफर्ट याद कर लो, अब अटेम्प्ट का सिनोनिम्स आपको इफर्ट याद रखना। मैंडेटेड क्या होता है सर, मैंडेटेड मतलब होता है आदेश देना, ठीक है, आदेश या अधिदेश, आपको जो भी आपको याद कर सको, ठीक है। तो इसका भी सिनोनिम्स लिख लो कमांड, ठीक है, तो कमांड आपको याद रखना है। चलो,
जिनाइन क्या होता है? जिनाइन मतलब देखो असली चीज़ के लिए, वास्तविक चीज़ के लिए हम इसको यूज करते हैं जेनाइन, है ना। चलो और अच्छा, इसका भी अगर लिखना चाहो तो एक्चुअल लिख लो या रियल लिख लो, ठीक है। तो एक्चुअल लिख लो या रियल, दोनों मीनिंग सही है जेनाइन के लिए। रजिस्ट मतलब क्या होता है? रजिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, किसी चीज़ का बाधा बनना या प्रतिरोध करना, ठीक है। तो प्रतिरोध करना, ये भी आपको ध्यान रखना। प्रतिरोध करना मतलब इसको प्रोटेक्ट का लिख लो, ठीक है। तो प्रोटेक्ट लिख लो, तो प्रोटेक्ट या इंटरफियर लिख लो, ठीक है। तो इंटरफियर, तो इंटरफियर भी आपको लिख सकते हो। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स मतलब सर दिखावा करना, ठीक है। ऑप्टिक्स मतलब दिखावा करना, ये आपको याद रखना है। चलो, इम्बेड मतलब क्या होता है? इम्बेड मतलब बताओ भाई। तो इम्बेड मतलब आपको अंतर्निहित या समाहित होना, ठीक है। तो अंतर्निहित का मतलब आपको पता है ना, अंतर्निहित या समाहित होना दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है सर? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, किसी बात के प्रति जवाबदेही जो होती है उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। एकॉर्ड मतलब क्या होता है? एकॉर्ड मतलब सहमति होती है, ठीक है। एकॉर्ड मतलब सहमति होती है, मतलब कोई जब समझौता बात करते हो। इसका अच्छा वो भी लिख लो, एक इसका फेमस सिनोनिम्स है वो भी लिख लो, ठीक है। कंसोनेंस आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसोनेंस, ठीक है। तो कंसोनेंस आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, चाहे आप मार्क कर लो इसको, है ना, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको याद रखना है तुम्हें। कर्व मतलब क्या होता है सर? कर्व मतलब नियंत्रण करना, तो ये हम वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने वोकैब वाली क्लास में भी इसको बताया, तो नियंत्रण रखना। चलो, अच्छा देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्लास में भी कराइए। अरे यार भाई, वो 12 बजे जो डेली वोकैब की क्लास होती है उसमें डेली होता है आपका प्रीपोजिशन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं, और वोकैब तो होती ही है द हिंदू से, है ना। चलो, तो डेलिकेट की मीनिंग बताओ। डेलिकेट मतलब क्या होता है सर? नाजुक, मतलब बिल्कुल कमज़ोर, नाजुक के बारे में बात हो रही है। मेयरली मतलब क्या होगा? केवल, ठीक है। तो मेयरली ये आपको क्लोज टेस्ट में ये वर्ड देखने को मिलेंगे। डाइवर्सिटी तो आपको पता है, विविधता, है ना। तो डाइवर्सिटी आपको विविधता पता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये वोकैब नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द लिव्ड रियलिटी रिफरिंग टू। अब ये वास्तविक जो मतलब वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है? लिव्ड रियलिटी के बारे में बताए, हमने बात की थी। चलो पैसेज में ढूंढते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखो, कहीं पर होगा, है ना। चलो उसको मार्क करते हैं। तो मैंने कंप्लीट एट द लिव्ड रियलिटी ऑफ वुमेन इन और ट्राइंग टू इंटर द कॉर्पोरेट वर्कफोर्स रिमेन्स स्टार्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर या कठिन है, या आपको कह लो कड़वी है ना। तो वास्तविक स्थिति बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द ऑफिशियल पॉलिसीज, अच्छा अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज लिव्ड रियलिटी किसको, अच्छा वास्तविक जो यह परिस्थिति है किसको रिफर कर रही है? तो द ऑफिशियल पॉलिसीज नहीं, बिल्कुल गलत बात है। द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन एंटरिंग कॉर्पोरेट सेक्टर, थ्योरेटिकल आइडियल ऑफ, नहीं ये भी गलत है। ओनली द रिप्रेजेंटेशन एट द टॉप, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसका तो आपका सीधे पैसेज से है यार, ये देखो। तो जो महिलाएं हैं उनको वर्कफोर्स में एंट्री करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स एज ऑफ 2024? 2024 के अकॉर्डिंग जो सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट है उनमें महिलाओं का प्रतिशत क्या है? बताओ भाई, ये भी बता दो ये क्वेश्चन। तो देखो, वुमेन हैव हिस्टोरिकली, अच्छा ये तो यहाँ नहीं, बट देयर, अच्छा ये है, देखो, इन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट रोल्स वुमेन ऑक्यूपाई ओनली 12.7% ऑफ द पोजीशन एज ऑफ 2024। ये तो डायरेक्ट आपको डाटा मिला, 2024 कीवर्ड था, इसको ढूंढना था, यहीं पर पढ़ लेना था, बस आंसर कर देना था। तो कितना है? 12.7% इसका आंसर होगा, मार्क कर लो, बस खत्म, है ना। चलो, Which legal mandate requires a woman director on company boards? अब ये बताओ भाई, सेबी 2015 का, इसके अकॉर्डिंग भी हमने देखा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये तो हमने बात ही नहीं की इस पैसेज में। कंपनीज एक्ट 2013, इसमें ये इसकी भी बात की है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये भी हमने बात नहीं की। अब इन दोनों में से कौन सा है? तो विच लीगल मैंडेट रिक्वायर्स अ वुमेन डायरेक्टर ऑन कंपनी बोर्ड्स? अब ये देखो, अब ये पैसेज में चलते हैं, देखो कहाँ पर बात की गई है। The Companies Act 2013 mandated that certain public companies must have at least one woman director on their board. अब यही तो आपका आंसर होना चाहिए मुझे लगता है ना, क्योंकि सेबी ने तो फिर तो पूरा टॉप लिस्टेड फर्म्स के बारे में बात की थी, तो इसका आंसर यही कर लेते हैं। चलो ठीक है, आओ देख लो भैया। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लो तुम लोग, बस यही करेक्ट है। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, जब भी आपका एग्जैक्ट फिगर आता है,
अच्छा तुम लोगों ने, चलो अच्छा यार एक चीज़ बताना भूल गया मैं जल्दी जल्दी में। तो अच्छा ये पैसेज जो आपने पढ़ा है, इसका मतलब आपने कुछ सोचा है, मतलब क्या सर टाइटल वाइटल कुछ बताओ। तो जो पैसेज है ना, कंट्रास्ट कर रहा है, मतलब कंपनी से कुछ, कंपनी कुछ और कहती हैं बट जो वुमेन एक्चुअली फेस कर रही हैं वो रियल कंडीशन अलग है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने पढ़ा दिया है तो आपको समझ आ जाएगा। चलो चलो ठीक है, अगला का आंसर क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट रिमेन्स अ लिमिटेशन डिस्पाइट पॉलिसी मैंडेट्स। अब मतलब देखो, अब लिमिटेशन क्या है, पॉलिसी तो बढ़िया है हमारे पास। लैक ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास बहुत है वुमेन कैंडिडेट्स। टोकेनिज्म, वीक पावर एंड रजिस्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर, इसी के बारे में हमने बात की, मैं अभी पैसेज में दिखाता हूँ। ओवर एबेंडेंस ऑफ वुमेन इन सीनियर रोल्स, नहीं ये भी गलत बात है। नो ग्रोथ इन कंपनीज, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो अब पैसेज में आते हैं, देखो कहाँ भैया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पैसेज में कहाँ पर सीन है, तो देखो तो क्या है, दीज मैंडेट्स हैव कंट्रीब्यूटेड। अच्छा देखो, ये पॉलिसी मैंडेट्स अलोन डोंट गारंटी जेन्युइन एंड टोकन अपॉइंटमेंट्स, मतलब नाम मात्र के जो नियुक्तियां हैं। लैक ऑफ रियल पावर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स दैट रजिस्ट डाइवर्सिटी कॉन्टिन्यू टू लिमिट वुमेन से इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, जो टोकनिज्म है, वीक पावर है, रजिस्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर है, ये सब हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन बनाते हैं पॉलिसी होने के बावजूद भी। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज नेसेसरी फॉर रियल प्रोग्रेस। अब रियल प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है बताओ। मोर पीआर कैंपेन्स, नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की। ओनली मैंडेट्स, ये भी गलत बात है, सिर्फ मैंडेट्स तो हमारे पास है ना, तब भी कुछ कहाँ हो रहा है। इम्बेडिंग अकाउंटेबिलिटी, कल्चर चेंज एंड मेरिट बेस्ड इंक्लूजन, रिमूविंग DEI ऑल टुगेदर, नहीं ये भी गलत बात। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं अभी पैसेज में दिखाता हूँ, चलो पैसेज देखो भैया, हाँ हाँ ये देखो, चलो। तो इट मस्ट इम्बेड अकाउंटेबिलिटी, कल्चर चेंज एंड मेरिट बेस्ड इंक्लूजन। ठीक है, अगर अगर हमें ये सब दिखावे से ऊपर उठना है तो ये सब हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आपके सारे आंसर हो गए बढ़िया से। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट करके बता दिया करो, सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा। ठीक है, मैं कमेंट पे रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। अगर फिर भी नहीं होता, चीज़ें अगर बड़ी हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप परेशान मत हो कीजिए, बेझिझक आप कमेंट करके बताओ जो भी आपको फीडबैक समझ आए। चलिए तो क्लोज टेस्ट कवर करते हैं। आज का पैसेज थोड़ा हल्का था, क्वेश्चन हल्के थे, है ना। तो क्लोज टेस्ट करते हैं, पहले इसकी स्कीमिंग कर लेते हैं। स्कीमिंग करेंगे, ठीक है, स्कीमिंग करेंगे। टाइटल बताओ तुम लोग, टाइटल तुम लोग बताओगे और इसकी टोन भी बतानी है आपको। ठीक है, टोन कैसी है। चलो, द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है, थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट, मतलब बहुत ज़्यादा सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन गया है ना 21वीं सदी का। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, मतलब जो वैश्विक बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, जो अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न है, मतलब वर्षा कैसे होती है। हैव मिलियंस ऑफ लाइफ्स, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, कुछ ऐसा होगा है ना, इन्फ्लुएंस्ड होगा, या मतलब उन्होंने कुछ। अब ऑप्शन देख के हम जो भी हमारे बढ़िया दिखेगा वो लिख देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा निगेटिव टोन हमें मिल रही है, क्यों निगेटिव टोन मिल रही है ना, क्योंकि हमें ये सब, क्योंकि देखो ये सब निगेटिव चीज़ें हैं। वर्ब कैसी है, निगेटिव है आपकी, मतलब कैसे देखो, मेल्टिंग ग्लेशियर्स हो गया, अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल हो गया, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ये सब निगेटिव सेंस हमें सुना रहा है ना, कि मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ गलत ही फर्क पड़ रहा हो गया लाखों लोगों के जीवन पर। व्हाइल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एकॉर्ड, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, तो जैसे कि आपका पेरिस एकॉर्ड, पेरिस समझौता हो गया। हैव ट्राइड टू कर्ब एमिशंस, कर्ब मतलब क्या बताया था मैंने सर, कम करना। ठीक है, तो उन्होंने प्रयास किया उत्सर्जन को कम करने के लिए। एमिशन मतलब उत्सर्जन होता है। प्रोग्रेस रिमेन्स स्टिल, मतलब इन्होंने प्रयास तो किया कि उत्सर्जन कम हो भैया, लेकिन प्रोग्रेस रिमेन्स, अब ये भी मतलब कब हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, अब भी जारी है, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपकी पॉजिटिव टोन आ जाएगी। ठीक है, चलो। डेवलपिंग नेशंस सच एज इंडिया फेस अ डेलिकेट बैलेंस, मतलब क्या हो गया सर, भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, फेस अ डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, बैलेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ रहा है। नाजुक संतुलन क्या होता है सर, नाजुक संतुलन मतलब गंभीर स्थिति में है, थोड़ा सा दिक्कत हुई तुरंत मतलब इनको प्रभाव पड़ता है ना। चलो, तो यहाँ पर भी आपको कुछ बढ़िया सा आंसर रखना है। ठीक है, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, मतलब नाजुक संतुलन बना हुआ है भारत जैसे देशों का, ठीक है, लेकिन आर्थिक जो आप आर्थिक बिना विकास को सुनिश्चित करते हुए, ठीक है, आर्थिक बिना विकास को सुनिश्चित करते हुए व्हाइल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फिर भी हमें पर्यावरणीय स्थिरता भी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका आप ऑप्शन को देख के हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, द गवर्नमेंट्स पुश टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर इज एन इनकरेजिंग स्टेप, मतलब अब जो हमारी सरकार ने एक मतलब जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की एक सरकारी कदम उठाया, मतलब सरकार ने एक कदम उठाया है जो कि एक उत्साहजनक है ना, मतलब इनकरेजिंग है, ठीक है, इनकरेजिंग स्टेप है। एट विदाउट पब्लिक अवेयरनेस, फिर भी बिना किसी जन जागरूकता और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के, मतलब प्रभावी कार्यान्वयन के बिना दीज पॉलिसीज विल रिमेन मेयरली, अब ये नीतियाँ केवल ही दिखावा रहेंगी, जो भी आप कह सकते हो। यहाँ भी थोड़ा निगेटिव सेंस आ रहा है हमें। अल्टीमेटली, अंततः कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। जैसे ग्लोबल कॉरपोरेशन हो गया, मतलब वैश्विक सहयोग हो, एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोनों साथ में वैश्विक सहयोग भी मिले और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भी आवश्यकता है। एवरी सिटीजन मस्ट अंडरस्टैंड दैट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी गोल, मतलब अब हर प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि स्थिरता जो आपको मतलब ये सस्टेनेबिलिटी मतलब जो आपकी सतत विकास है वो सिर्फ केवल नीतिगत लक्ष्य नहीं है, पॉलिसी गोल नहीं है, बट अ मोरल, एक नैतिक मोरल गोल भी है, नैतिक लक्ष्य भी आपको देख लो। तो यहाँ भी आपको कुछ पॉजिटिव टोन वाला रखना है, ठीक है। चलो अब आंसर करते हैं जल्दी से। इतना तो समझ गए, इसकी स्कीमिंग में पता चल गया आपको क्या करना है ना। चलो अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा टोन वोन बता देता हूँ, आप लोग क्योंकि परेशान हो जाते हो फिर। चलो, टोन क्या है पैराग्राफ की, आपको कैसे मिलता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रेट, मतलब क्या मुश्किलें होती हैं हमें पर्यावरण को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, है ना। और जैसे थ्रेट हो गया मेल्टिंग ग्लेशियर्स हो गए, है ना, तो मेल्टिंग ग्लेशियर थ्रेट के बारे में बात की हमने, है ना। तो एक तो बिल्कुल यहाँ से निगेटिव टोन मिल रही है हमें, निगेटिव टोन मिल रही है, कॉन्टेक्स्ट हमारा जो हो गया निगेटिव हो गया पूरा। तो पूरा हम जब हम पैसेज को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम निगेटिव टोन का याद रखेंगे कि निगेटिव सेंस में हमें थोड़ा रखना ही है, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करने वाले हैं, चलो ठीक है। चलो, और टाइटल आपको क्लाइमेट चेंज रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स हैव मिलियंस ऑफ लाइव्स। अब इसमें क्या होगा, हम कुछ निगेटिव रखेंगे, ठीक है, निगेटिव ही रखने वाले हैं। निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंस मिल रहा है हमें बिल्कुल, तो निगेटिव सेंस है या निगेटिव टोन है तो निगेटिव वर्ब आएगी, निगेटिव वर्ब आएगी, बिल्कुल आएगी। चलो अब हैव आया है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी अब हमारा आगे, ठीक है। हैव के बाद सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो प्रोटेक्टेड, भैया अगर आपका रेनफॉल गलत हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये आपकी रक्षा कैसे करेंगे, ये बताओ। ये पॉजिटिव टोन कहाँ से आ गई आपको समझ में। थ्रेटेंड क्या हो गया, थ्रेटेंड मतलब इन्होंने मतलब हमें प्रभावित किया, नहीं यार कैसा हो सकता है, खतरा ये महसूस हो रहा है। बेनिफिटेड, फायदा कैसे होगा। एवॉइडेड मतलब ये तो चलो बन सकता है, लेकिन ये सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, कॉन्टेक्चुअल ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, बढ़िया बिंदास रहिए। तो इन्होंने हमें प्रभावित किया या मतलब चिंता में डाल दिया है, मतलब हमें एक चेतावनी दी है, थ्रेटेंड, ठीक है। तो थ्रेटेंड मतलब कई लाखों जीवन को प्रभावित किया है या चेतावनी दिया है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लाइमेट चेंज कॉज डेंजर, इससे ये पता चला जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ ना सर, तो क्लाइमेट चेंज से हमें डेंजर या खतरा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, डेंजर भैया सर, डेंजर, ओके। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे हमें सॉल्व करना है इसको। चलिए, तो व्हाइल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक पेरिस एकॉर्ड हैव ट्राइड टू कर्ब एमिशंस, प्रोग्रेस रिमेंस। अब देखो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे पेरिस एकॉर्ड हो गया, पेरिस समझौता हो गया, इन्होंने प्रयास तो किया कि भैया उत्सर्जन हम रोक लें, ठीक है, लेकिन रिमार्केबल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें क्या निगेटिव टोन याद रखनी है, हम एक्सट्रीम पे अच्छाई में नहीं जा सकते। इनकंसिस्टेंट ये भी आपको सही हो सकता है ना। नेग्लिगल सफिशिएंट, तो नेग्लिजिबल ये भी आपको हो सकता है, बताओ तो अब कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो एक रूल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, रूल लिख लो भैया, ये वाला रूल तो लिख लो। जब भी आपको कभी मिले इज मिले, आर मिले, इज आर या सीम्स मिले, ठीक है, तो इज आर सीम्स मिले या बिकम्स मिले,
ठीक है। तो इज आर सीम्स या बिकम्स मिले या रिमेन्स मिले, ठीक है। तो रिमेन्स जो कि यहाँ पर मिला हुआ है हमारा रिमेन्स है ना, अगर ये सब कुछ मिलते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनके बाद क्या आएगा, सिर्फ इनके बाद एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का यूज करेंगे, नो एडवर्ब, प्लीज डू नॉट यूज एनी एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का यूज नहीं होगा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर हम नेग्लिजिबल, ये आपको सही होगा, ठीक है। तो नेग्लिजिबल ये आपका करेक्ट है, बट नेग्लिजिबली बिल्कुल गलत है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यार, कभी कभी तो लगता है कितने खराब प्रोनाउंसिएशन है यार। चलो ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इनके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमार्केबल बिल्कुल गलत आंसर है सर, इनकंसिस्टेंट भी गलत आंसर है, नेग्लिजिबल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी मार्क करना है। सफिशिएंट भी बहुत ही गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें एक निगेटिव टोन के साथ भी पैराग्राफ को आगे खत्म करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस ऐसे समझ आना। तो क्योंकि हमें पास लो एक्सटेंट ऑफ प्रोग्रेस है, मतलब प्रोग्रेस जो है ना बहुत कम हो रहा है, तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा, ना के बराबर है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर प्रोग्रेस दिख रही है हमें, ठीक है। तो ऐसे और कैसे याद रख सकते हैं, देखो अच्छा ये अच्छा हाँ देखो, और ये हमारा देखो व्हाइल एक कनेक्टर है, व्हाइल कनेक्टर का भी यूज हुआ है, ठीक है। तो व्हाइल से कनेक्ट हुआ है, या ऐड और एंड किसी बाई से भी कनेक्ट हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ यहाँ पर एग्जेक्टिव का ही प्रयोग करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डेवलपिंग नेशंस सच एज इंडिया फेस अ डेलिकेट बैलेंस, मतलब इन्होंने भैया मतलब नाजुक इनका संतुलन बना हो, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल आ गया। व्हाइल को देखो, व्हाइल यहाँ देखो, व्हाइल को यहाँ देखना है आपको, व्हाइल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। चलो अगर कभी भी व्हाइल से कनेक्शन हो रहा है, व्हाइल से कभी भी कनेक्शन हो, ठीक है, मैं ये रूल बता देता हूँ, ठीक है। व्हाइल से अगर कभी भी कनेक्शन हो, तो जो ये इंश्योरिंग वर्ब है ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। इंश्योरिंग के अकॉर्डिंग, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाइल यहाँ पर भी आई वर्ब की फॉर्म में ING लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्ब ING, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब वैसे इसमें सभी में ING है, तो ये काम मुश्किल होने वाला है आपको। तो अब क्या होगा भाई, तो इसमें क्या आंसर रखोगे। चलो तो इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल बैलेंसिंग, चलो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सैक्रिफाइसिंग तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर, है ना। नेगलेक्टिंग ये भी नहीं बनता, हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। बैलेंस, हमें संतुलन में रखना है चीज़ें, अपोज विरोध भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हमें संतुलन में चीज़ें लेके चलनी है ना। चलो तो ये आपको आंसर यहाँ पर रखना है। इंश्योरिंग, जैसे देखो यहाँ पर क्या पैरेलल स्ट्रक्चर है आपका, सेंटेंस का पैरेलल है, तो मतलब आपको वर्ब एक जैसे रखनी पड़ेगी, ठीक है। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि अगर आपका इंश्योरिंग का यूज हुआ है, इंश्योरिंग यूज हुआ है, तो इसके बाद हम बैलेंसिंग का ही यूज करेंगे, मतलब पैरेलल सेम टाइप की वर्ब हम यूज करने वाले हैं ना। चलो मैं ये रूल अब बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको ये भी इनका भी प्रैक्टिस करना है। आप डेली वैसे एक क्वेश्चन किया करो ना यार तुम। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्लास में ही करने होंगे सॉल्व, ठीक है। वो क्लास हम लाइव करने वाले हैं। चलो तो आप लाइव ज्वाइन कीजिएगा शाम को 4 बजे किसी दिन, ठीक है। मैं बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दूंगा। चलो एट विदाउट पब्लिक अवेयरनेस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन दीज पॉलिसीज विल रिमेन मेयरली। अब देखो यार, मैं कुछ चीज़ें भी तुम्हें बताता हूँ। कुछ वर्ड है जो हमेशा पेयर्स में आते हैं, ठीक है। हमेशा पेयर्स में आते हैं, कुछ भी कर लो तुम लोग, पेयर्स में आते हैं ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। जैसे अब इनको साथ साथ में याद रखना है, ठीक है, इनको याद ही कर लो तुम लोग, मैं तो कहता हूँ। पहला वर्ड क्या है, एक तो मोरल लिखो, मोरल के बाद क्या आएगा, हमेशा मोरल के बाद ऑब्लिगेशन आपको देखने को मिलेगा, मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। एक मेयरली मतलब केवल होता है ना, मेयरली सिम्बोलिक, मेयरली के बाद सिम्बोलिक आता है, मोस्टली आता है, ठीक है, सिम्बोलिक आता है, और बैलेंसिंग के बाद भी आपको याद रखना है तो बैलेंसिंग, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड आपको याद भी रखने पड़ेंगे कई बार। यही तो आपके प्रैक्टिस से यही तो बनता है यार। पर अगर सब कुछ रटने से हो जाता है तो प्रैक्टिस कहाँ मैटर करती है ना, तुम ही बताओ। अगर सब कुछ रटने से होता तो मैं एक क्लास में तुमको रूल दिखा देता सारे, और तुम सब रट लेते, फिर ये तुम 10-10, 12-12 लेक्चर क्यों करते हर टॉपिक के।
ये भी तो समझो। तो प्रैक्टिस तो आपको यही बताती है ना, कुछ चीज़ें आपको अपने व्यवहार में लाना है, अपने प्रयोग में लाना है। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने स्टार्टिंग की 2 क्लासेस कर ली थी कंप्रीहेंशन की, बस पर्याप्त है, बट वो ये छोड़ गए ना, फिर कहेंगे सर आपने सब कुछ नहीं पढ़ाया। मैं सब कुछ एक क्लास में नहीं पढ़ा सकता बाबा, धीरे धीरे हर किसी क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं ना। अब एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सेम थोड़ी होते हैं, किसी क्वेश्चन में कैसे मिल गया, किसी क्वेश्चन में कैसी वर्ब, किसी क्वेश्चन में कैसे स्ट्रक्चर, तो हर जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। तो एट विदाउट पब्लिक अवेयरनेस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन दीज पॉलिसीज विल रिमेन मेयरली। अब मेयरली का मतलब मैंने बताया था केवल होता है, केवल। अब ये सिम्बोलिक है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो नहीं है, परमानेंट तो है ही नहीं। ये मेयरली के बाद परमानेंट कैसे आ जाएगा, है ना। कंप्लीट, मेयरली के बाद कंप्लीट कैसे, ये तो अपोजिट सेंस ही करते हैं, ये आपस इसी की नहीं बनेगी तो सेंटेंस छोड़ो, है ना। तुम बताओ केवल स्थाई है, केवल स्थाई कैसे हो सकता है, केवल कंप्लीट नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सिंबॉलिक, केवल प्रतीक मात्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका पेयर इसीलिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर्स में आते हैं, उनको आपको रटना है। जैसे मोरल ऑब्लिगेशन रट लो, मेयरली सिंबॉलिक रख लो, बैलेंसिंग सस्टेनेबिलिटी रख लो। यहाँ पर क्या किया देखो, तो यहाँ पर देखो बैलेंसिंग सस्टेनेबिलिटी हमने किया था, ये भी आपका ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो। एवरी सिटीजन मस्ट अंडरस्टैंड, चलो, दैट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी गोल बट अ मोरल। अभी मोरल ऑब्लिगेशन याद कर लो मोरल के साथ, और कुछ नहीं, है ना। तो ऑब्लिगेशन क्या होता है, एक मतलब फिक्स्ड नाउन फ्रेज है जो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, मोरल, मोरल ड्यूटी इसका मतलब हो गया। अगर मतलब जानना है तो मोरल ड्यूटी इसका मतलब हो गया। ठीक है, क्यूरियोसिटी, तो मोरल क्यूरियोसिटी के ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना। तो मोरल क्यूरियोसिटी, मोरल कन्फ्यूजन, मोरल प्रिविलेज, ये कुछ नहीं बन रहा, सब कुछ अपोजिट है। ठीक है, मतलब इनका कॉन्टेक्स्ट ही सही नहीं बैठ रहा है, कॉन्टेक्स्टली इलॉजिकल है ये वर्ड सारे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलो, अच्छा तुम लोग यार ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब बता दो थोड़ा मुझे। ऑब्लिगेशन का कोई बता सकता है सिनोनिम्स, बताओ ऑब्लिगेशन का कुछ सिनोनिम। ऑब्लिगेशन मैंने मीनिंग तो बता ही दिया, मोरल ड्यूटी होता है। ऑब्लिगेशन मतलब वही होता है दायित्व, हिंदी में अगर तुम्हें जानना है दायित्व होता है। अच्छा इसका कोई बता सकते हो, सिनोनिम से बता दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। चलो एक तो लिखो तुम डिवोयर, डिवोयर लिख लो। और क्या लिखोगे सर, और क्या लिखोगे सर, और देखो अगर हम कहें तो डेप्ट भी होता है, डेप्ट मतलब कर्ज भी होता है, डेप्ट मतलब कर्तव्य भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और प्रोविंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रोविंस भी आपको याद रखना है, बस कुछ याद रख लो, बस इन्हीं में से अगर पूछा जाएगा तो कभी यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये सारे आंसर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं हमारा भैया मोस्ट फेवरेट टॉपिक एसएससी का। अब ये क्या है सर, ये हमारा पैरा जंबल। ठीक है, ये कल का होमवर्क है, आपने अगर किया होगा तो देखो आपने कर लिया ही होगा, वरना मैं इसको कराए देता हूँ वापस से जिन्होंने नहीं किया कुछ भी। चलो पहले जल्दी से इसको पढ़ते हैं। तो मीन वाइल सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस बिगेन प्रमोटिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव सच एज पेपर एंड क्लॉथ बैग्स। मतलब इस बीच, मीन व्हील मतलब इस बीच, अब मीन व्हील आ गया तो ये स्टार्टर तो आपका हो ही नहीं सकता। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कई संगठनों ने, बिगेन प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देना शुरू किया है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को, जैसे पेपर हो गया या कपड़े के बैग हो गए। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेज इन रिसेंट डिकेड्स। मतलब जो प्लास्टिक का प्रदूषण है हाल के दशकों में, हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट इन्वायरमेंटल इन रिसेंट डिकेड्स मतलब हाल के दशकों में सबसे गंभीर, ग्रेवेस्ट मतलब सबसे गंभीर, गंभीर हो गया, पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। ठीक है, इमर्ज्ड मतलब उभरा है। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड बाई बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड इनकरेजिंग रिसाइकलिंग। मतलब अब दुनिया भर की सरकारों ने केवल जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक है ना, मतलब जिनका सिर्फ एक बार उपयोग हो सकता है, उन पर प्रतिबंध लगाया, और पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया, मतलब पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्डेड मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो हाउ यू आर इन्फोर्सिंग दीज लॉज कंसिस्टेंटली अक्रॉस रीजन्स रिमेन्स अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इन कानूनों को लगातार लागू करना, अक्रॉस रीजन्स रिमेन्स डिफिकल्ट टास्क मतलब एक कठिन कार्य बना हुआ है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब जो जन जागरूकता अभियानों ने भी उपभोक्ता व्यवहार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैज लेड टू क्लॉग्ड ड्रेन्स,
पॉल्यूटेड ओशियंस एंड सीरियस हेल्थ इश्यूज, मतलब जो बहुत ज़्यादा जो प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग हुआ उसके कारण क्या हुआ, क्लॉग्ड ड्रेन्स मतलब नालियाँ जाम हो गई, पॉल्यूटेड ओशियंस मतलब समुद्र हमारे प्रदूषित हो गए, एंड सीरियस हेल्थ इश्यूज मतलब बहुत सारे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हुई। ठीक है, तो आपने इसका अर्थ समझ लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे सर, पहले हम ढूंढेंगे अपना क्या ओपनर कौन है। ओपनर भैया हमारे, अब कौन आएगा ओपनर पता नहीं यार, रोहित शर्मा तो अब रह गए है ना। तो ओपनर देखना भैया हमारा ओपनर कौन है। सबसे पहले ओपनिंग कौन करेगा। ओपनर का मतलब होता है हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, या तो हमारा कोई जनरल सेंटेंस होगा, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट होगा जो हमें पूरा इंट्रो कराएगा। जनरल स्टेटमेंट आपको पता है ना। अच्छा, जनरल स्टेटमेंट पता है और स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा। जनरल और स्पेसिफिक अगर स्टेटमेंट गिवन है, मैं ये रूल बता चुका हूँ आपको उस पैराजम्बल वाली क्लास में। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन से जाओ फिर देखो तुम लोग उसको। तो जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट में कौन आएगा पहले आएगा आपका जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि यही तो बताता है आपका। मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था इंडिया और दिल्ली वाला। तो इंडिया, पहले हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, देन हम दिल्ली के बारे में बात करने जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हमारा ओपनर कौन है सर, पहले नंबर पे हमारा कौन आने वाला है सर। ओपनर को हम लेंगे, देखो आओ। तो मीन व्हाइल आ गया, इससे पहले हम किसी की बात करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। पहले हम इलिमिनेट करते हैं कि कौन ओपनर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। और हाउ ईयर भी पहले नहीं होगा। द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू द, ये तो देखो, ये तो हमारा रिजल्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल, ये भी हमने कुछ एक्शन लिया होगा। अब देखो, गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड बाई बैनिंग। अब देखो यहाँ रिस्पॉन्स दिख रहा है, ये भी आपका नहीं होने वाला है ना। चलो, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ इमर्ज्ड। अब यहाँ पर हमने बात की है प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंट्रो हो रहा है, क्योंकि इससे पहले देखो, अब इसमें इस सेंटेंस की खास बात क्या है सर, आपको कैसे पता चला, यही ओपनर होगा। ठीक है, करंट ग्लोबल इशू है, पहले बात तो है ना, करंट ग्लोबल इशू बना हुआ है, ग्लोबल इशू हो गया। यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन, अब ना तो कोई कनेक्टर है, नो कनेक्टर्स, ठीक है, नो कनेक्टर्स, ना कोई कनेक्टर्स है, और ये इंडिपेंडेंट है सर। खास बात तो ये है इंडिपेंडेंट कैसे पता चलेंगे सर, कोई भी प्रोनाउन इसमें नहीं है, कोई भी प्रोनाउन इसमें नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इसका जो प्रकृति है, नेचर क्या है, ब्रॉड है, मतलब जो आपका अर्थ निकलेगा ब्रॉड है, ब्रॉड लेवल पे, क्योंकि हम पूरा प्लास्टिक पोल्यूशन को हम इसमें समझ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल गया हमारा कौन सा ओपनर कौन है। अच्छा, मैंने यार इसको सॉल्व कर दिया, रुक जाओ। ठीक है, चलो मैं उसी को सॉल्व करता हूँ जो आपके मतलब का नहीं है। अरे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो, अब इसलिए हमने इसको सर चूज कर लिया अपना ओपनर। तो हमारा ये हो गया पहला नंबर, ओपनर हो गया बी। ठीक है, कितने सेंटेंस में अच्छा है ना आज, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा कौन सा ओपनर हो गया सर, ओपनर हो गया हमारा बी। अब ओपनर तो बी हो गया, अब इसके बाद हम क्या लेके आएंगे। ठीक है, अब ओपनर को थोड़ा, अगर ओपनर के बारे में ही कुछ बताया जाए तो ओपनर के बाद ही तो आएगा वो कि सर रोहित शर्मा बढ़िया ओपनर है, रोहित शर्मा ने वनडे का हाईएस्ट स्कोर बनाया, तो उसके जस्ट बाद ही हम रोहित शर्मा के बारे में बताने वाले है ना। तो इसका एलेबोरेशन या स्पेसिफिक स्टेटमेंट जिसको मैंने भी बताया, अभी जो ये रूल बनाया जनरल हो गया, अब हम इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डाटा भी हम फॉलो करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हमारा बी हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम किस में, अब देखो इलेबोरेशन या स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो देखो, मीन व्हाइल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड ये भी नहीं आएगा, हाउ ईयर, चलो ये इन्फोर्सिंग ये भी नहीं आएगा, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, एक तो ये हो गया द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। अच्छा देखो, मिल गया आपको। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में हमने बात की सबसे पहले। अब हमने बात की कि ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी तो है, अगर प्रॉब्लम वाले मेथड से जाओगे तो प्रॉब्लम भी है ये। तो द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैज लेड टू क्लॉग्ड ड्रेन्स, पॉल्यूटेड ओशियंस एंड सीरियस हेल्थ इश्यूज। ठीक है, अब हमें मिल गई सर प्रॉब्लम मिल गई, तो हमने बनाया इनका पेयर और ये सीधे रख दिया यहाँ पर बी के बाद एफ। एक तो ये स्पेसिफिक सेंटेंस के रूप में भी काम करेगा, प्रॉब्लम के रूप में भी काम करेगा। सबसे पहले हमने इंट्रो किया, अब हमने हमारे सामने आ गई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आ गई तो सर कोई ना कोई सोल्यूशन या एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। मैंने बताया था ना, ये प्रॉब्लम आई है तो अब सोल्यूशन या एक्शन लेना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे ये हो गया। चलो, अब क्या सोल्यूशन, आपको कहीं दिख रहा है कुछ सोल्यूशन, बताओ। तो देखो, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड बाय बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सोल्यूशन ही तो है। गवर्नमेंट ने भैया प्लास्टिक बैन कर दिया, इनकरेज रिसाइकलिंग को इनकरेजिंग किया। तो ऑप्शन नंबर सी, FC, ये आपका बन गया। ठीक है, प्रॉब्लम इफेक्ट,
कॉज इफेक्ट वाला सीन बन रहा है ना, कॉज इफेक्ट वाला सीन यहीं पर बन रहा है, क्योंकि बी और एफ में हमने मेनली प्रॉब्लम को डिस्कस किया और सी पे हमने सीधे एक्शन डिस्कस कर लिया। देखो तो बी और एफ थे, ये हमारी प्रॉब्लम थे, बिल्कुल प्रॉब्लम थे सर। सी को हमने सीधे एक्शन, मतलब इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक्शन लिया। गॉट इट? चलो और क्या कर सकते? अच्छा देखो, जब वर्ब कुछ आ जाती है, जैसे रिस्पॉन्डेड जैसे वर्ब आई है, रिस्पॉन्डेड वर्ब आई है, एड्रेस्ड आ जाए, एक्टेड आ जाए, या ये सब आपको रिएक्शन को दिखाता है कि मतलब इन्होंने कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा, तब ये वर्ब आपको यूज करते हैं। रिस्पॉन्ड मतलब कुछ किया, एक्टेड मतलब कुछ किया। ओके चलो, अब क्या करेंगे सर? हमारी प्रॉब्लम आ गई, हमने सोल्यूशन भी किया, बट कोई लिमिटेशन है क्या? आपने पॉलिसी बनाया, कोई नियम बनाया, बट उस नियम का पालन करने में कोई अड़चन है क्या? बीच में कोई बाधा है क्या? कोई लिमिटेशन है क्या? कोई चैलेंज है क्या? देखो चैलेंज बिल्कुल है सर। हाउएवर इन्फोर्सिंग दीज लॉज कंसिस्टेंटली अक्रॉस रीजन्स रिमेन्स डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल काम है सर ये, कि इनको जो ये नियम बनाए हमने, सरकार ने हमारे नियम बनाए, ये बहुत मुश्किल काम है, इनको हम लागू ही नहीं कर पा रहे हर जगह, है ना? तो ये बना दो आप यहाँ, सी के बाद सीधे डी रखो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये आया है आपका हाउएवर। अब कैसे डी को हम प्रूव भी करेंगे ना, यहाँ पर क्यों होना चाहिए। हाउएवर आपका कनेक्टर आया है, कंट्रास्ट है, तो जो ये हाउएवर है, तो हाउएवर आपका कंट्रास्ट कंजक्शन है ना। अब कंट्रास्ट कंजक्शन करता क्या है सर? कंट्रास्ट दिखाता है। कंट्रास्ट क्या करता है? देखो जो नियम है रिफर्स टू, अब एक तो पहले इन्फोर्सिंग दीज लॉज, आपको प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी है, ये भी एक रूल है ना, प्रोनाउन है। और 21 दीज लॉज कौन से हैं? जो गवर्नमेंट ने भैया बनाए थे दीज। अरे यार क्या हो गया, रुकना भाई। दीज लॉज, ठीक है, ये दीज किसके लिए है? जो सिंगल यूज ऑफ बैन प्लास्टिक है, इनकरेजिंग रिसाइकलिंग है, इनके लिए आया है। तो इनके लिए भी आपको सी के बाद डी का प्रयोग करना हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। चलो अब जब भी आपका हाउएवर आए, एट आए, बट आए, ऑल्दो आए, ठीक है, इनमें से कुछ भी आए सर, ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव चीज़ फॉलो करेंगे आगे, है ना। मतलब देखो हमारे पास नियम नहीं है, पॉजिटिव या कंट्रास्ट कंजक्शन है, मैं पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया कुछ भी छोड़ो, कंट्रास्ट कंजक्शन है, अगर पहले निगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव आएगा, पहले पॉजिटिव है तो बाद में निगेटिव आएगा। लो सीधे से रूल ख़त्म, है ना। तो अब देखो गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई, बट हमें पॉजिटिव चीज़ को कंट्रास्ट कंजक्शन हाउएवर ने निगेटिव आगे से कनेक्ट करेगा। निगेटिव क्या है? कठिनाई है सर, हम नहीं कर सकते, ये नहीं फॉलो कर सकते। हमने कहा कि सर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बट आप नहीं करते क्योंकि आपको रील देखने में सारा समय जाता है ना, रील खिसकाना होता है इंस्टाग्राम पे। तो ये आपको निगेटिव टोन रखनी है, और इसीलिए ये प्रूव हो गया कि आपका डी ही आएगा। चलो अब चैलेंज हो गया, बट साथ में कोई और एक्शन भी हो रहा है क्या? साथ साथ बताओ भाई, कोई और एक्शन चल रहा है? सर कोई और एक्शन कैसे? कि मतलब मीन, अब देखो मीन व्हाइल आया है आपका। मीन व्हाइल का मतलब क्या होता है? मीन व्हाइल का मतलब होता है सर, मीन व्हाइल का क्या मतलब होता है कि कोई साथ में कोई और एक्शन चल रहा है ना। एक्शन जो चल रहा है साथ में ही चल रहा है, साथ साथ ये भी चल रहा है। तो अब इसको भी तो यहीं पर रख देंगे, है ना। तो मीन व्हाइल का होगा मतलब अकरिंग एट सेम टाइम। मीन व्हाइल का मतलब क्या होता है? मीन व्हाइल का जब भी आपको मीन व्हाइल देखने को मिले, तो मीन व्हाइल जब भी देखने को मिले इसका मतलब होता है अकरिंग। लिख लो ये, अगर आपको पता नहीं, ये भी एक रूल है। तो अकरिंग एट सेम टाइम, ठीक है। तो अकरिंग एट सेम टाइम ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे होगा? देखो गवर्नमेंट के जो एक्शन है, गवर्नमेंट के जो एक्शन कौन से? गवर्नमेंट के एक्शन बताए गए हैं आपके कौन से? सी और डी में। सी में क्या बताया गया था सर? सी में बताया गया कि गवर्नमेंट ने कहा प्लास्टिक यूज बैन कर दो, और डी में बताया गया कि भैया थोड़ा कठिन है ये काम करना, लेकिन करेंगे। गवर्नमेंट के एक्शन हो गया सी। अब इनके साथ क्या गया? इफर्ट्स किए किसने? एनजीओ ने। एनजीओ का भी तो इफर्ट लग रहा है। कहाँ सर लग रहा है? कहाँ लग रहा है? तो बताओ। तो एनजीओ ने, अब जब भी इसको मीन व्हाइल का जब भी आपको देखोगे, व्हेन यू सी इट, लिख लो ये रूल है भैया, मीन व्हाइल जब भी आ जाए, व्हेन यू सी इट, जब भी आप मीन व्हाइल देख लो, कहीं भी देख लो, तो आपको तुरंत चेक करना है। क्या? पूरे पैराग्राफ में चेक करो कि भैया कोई और एक्शन है क्या। चेक फॉर एनादर या अदर एक्शन, ठीक है, एनादर एक्शन। अब एनादर एक्शन कौन सा? और देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं ना पहले जल्दी से। और ये एक्शन जो होगा एट द सेम टाइम होना चाहिए। तो मीन व्हाइल का मतलब भी वही होता है ना, सेम टाइम होगा। तो मीन व्हाइल सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस बिगेन प्रमोटिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स एंड सच पेपर एंड क्लॉथ बैग्स। मतलब गवर्नमेंट ने बैन किया, जैसे ही प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया, तो अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स लाएंगे। जैसे पेपर हो गया,
कपड़े का बैग हो गया, तो ये साथ में वर्क कर रहा है, तो इसको सीधे रख दो बिना सोचे, डी के बाद रख दो ए, डी के बाद ए रख दो, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा फाइनल आउटकम या पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकला, कुछ रिजल्ट निकला इस पूरे जो काम धाम किया हमने, ठीक है। अब कौन सा बचा है वैसे, सेंटेंस कौन सा बचा है यार, तो बताओ तुम लोग। सारे तो हो गए क्या, सारे हो गए क्या? अच्छा ई बचा है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, हाँ ठीक है। आल्सो प्लेड, आल्सो आया ना, आल्सो देखो, आल्सो देखो, जब भी कोई एडिशनल कंजक्शन आए, आल्सो हो गया, एडिशनल कंजक्शन आल्सो हो गया, और कौन सा आएगा, मोर यूर हो गया, है ना, मोर यूर हो गया, मोर यूर हो गया, फर्दर मोर हो गया, ठीक है। तो मोर यूर या फर्दर मोर, ये अगर ये सब कंजक्शन भी आते हैं तो ये कंक्लूड करते हैं आपको, है ना, ये आपको पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं कि बस हो गया सर, बहुत हो गया। और पैराग्राफ को इंड करते हैं, इंड्स पैराग्राफ ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है, इंड्स पैरा ऑन अ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव नोट पर पैराग्राफ को खत्म करते हैं। अब देखते हैं सर कैसे खत्म कर रहे हैं, आओ देख लो भाई। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की ताकि हम अपने उपभोक्ता के व्यवहार को बदल सके, है ना। चलो तो बस यही है, इसको आपको लास्ट में रख देना है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक बार ऊपर ऊपर से जल्दी से देख लो। सबसे पहले आपने जनरल सेंटेंस जोड़ा प्लास्टिक पोल्यूशन, जहाँ पर इंट्रो मिल गया कि भैया प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जैसे ही बात की हमने, तो हमने फिर क्या देखा सर, ओवर यूज ऑफ इस प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम आई हमारे पास, प्रॉब्लम हमारी आ गई, प्रॉब्लम को रख दिया तुरंत। अब प्रॉब्लम आई है तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि भैया सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसके लिए एक लिमिटेशन आ गई, भैया क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है, सभी जगह ये लागू करना, है ना, ये इनकी मतलब लगातार इनको लागू करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। चलो ये सब तो चल ही रहा था, तो साथ में एक एनजीओ था हमारा, वो भी काम करने लगा, उसने कहा हम भैया पेपर बनाएंगे, बैग बनाएंगे कपड़े के, तो उन्होंने भी काम किया, तो उनको भी रख दिया हम बगल से। अब लास्ट में क्या हो गया, कंक्लूड करना हमें पैराग्राफ। तो पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों में जो जागरूकता हुई इन कैंपेन के थ्रू, आल्सो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा कंज्यूमर उपभोक्ताओं में, ठीक है। तो बस ये आपका कंक्लूजन हो गया, बस ऐसे ख़त्म करना है पैराग्राफ, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने मेहनत कर दी इस क्लास में। अगर आपने अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो आपका स्वागत है बढ़िया से, ठीक है। ये अगर आप पहली बार हो तो ये क्वेश्चन करो भाई, मज़ा आएगा तुम्हें भी। तो ये आज का होमवर्क है, इसको आपको पैरा जंबल ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी ऑर्डर लगे। अब प्लीज़ यार तुम लोग ना टाइप जरूर किया करो यार अपने आंसर, तुम लोग बस ऐसे पढ़ के चले जाते हो, बस इसको फिर मैं कल करा दूंगा, कल फिर नोट कर लोगे, है ना, इतना ही तो है। बिल्कुल सर, यार कल सर करा ही देंगे तो आज हम क्यों करें इसको, है ना, कल देख के कर ही लेंगे सर से, है ना, यही सोचते हो तुम लोग। चलो तो लाइक कर देना सेशन यार, और शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।